आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान में भारत आज नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। अगले कुछ घंटों में देश में जारी टीकाकरण के तहत दी गई डोज का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर लेगा। इस मौके पर देश भर में बड़ा जश्न मनाए जाने की तैयारी है, जिसके तहत लाल किले पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। ये तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा होगा, जिसका वजन करीब 1400 किलो है। सरकार की तरफ से कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन होगा। देश में 100 करोड़ खुराक दिए जाने के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज लाल किले से गायक कैलाश खेर का गीत और एक फिल्म भी जारी करेंगे। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बाकी बचे लोगों से बिना देरी टीका लगवाने और भारत की ऐतिहासिक टीकाकरण यात्रा में योगदान देने की अपील की। मांडविया ने ट्वीट किया कि देश वैक्सीन शतक बनाने के करीब है। इस स्वर्णिम अवसर के सहभागी बनने के लिए देशवासियों से मेरी अपील है कि जिनका वैक्सीनेशन बाकी है वो तत्काल टीका लगवाकर भारत की इस ऐतिहासिक स्वर्णिम टीकाकरण यात्रा में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने कई विकास कार्यों की भी शुरुआत की। माना जा रहा है कि पीएम के कुशीनगर दौरे के जरिए बीजेपी ने चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल कार्ड खेला और वहां राज्य के तीसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम के साथ राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कुशीनगर को ये सौगात तो मिली ही, श्रीलंका से आई इंटरनेशनल फ्लाइट ने वहां लैंड करके इस मौके को और खास बना दिया। ये विमान करीब 125 लोगों को लेकर वहां पहुंचा। लगभग 3200 मीटर का रनवे है और आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि वन वर्ल्ड श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहां पर लैंड कर चुकी है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर बौद्ध धर्म के लोगों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और बौद्ध धर्म के दूसरे तीर्थ स्थल जैसे कि लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ, ये सब कुशीनगर के आसपास ही हैं, जिससे इस जगह की अहमियत बढ़ जाती है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर है, लिहाजा प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर भी गए, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की और बौद्ध भिक्षु की मदद से उस पर चीवर चढ़ाई। चीवर उसे कहते हैं जिसे बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं। इस दौरान वहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पूजा के बाद पीएम पूरे मंदिर में घूमे और मंदिर परिसर में एक पौधा भी लगाया, जिसके बाद वो एक कार्यक्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने कई विकास कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने कुशीनगर में एक जनसभा को भी संबोधित किया और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। साथ ही कुशीनगर को कई और विकास कार्यों की भी सौगात दी। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। जनसभा में पीएम ने राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार की तारीफ की। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम के कुशीनगर दौरे के जरिए बीजेपी पूर्वांचल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि पुंछ में सेना ने आतंकवादियों को घने जंगल में घेर लिया है। मुठभेड़ के 11वें दिन सेना आतंकवादियों के खिलाफ अंतिम प्रहार की तैयारी में है। सुरक्षा बल ने जंगल से बाहर जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए हैं। जंगल के पास बसे गांव के लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगल में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच 10वें दिन भी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसका बदला लेने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने जंगल में छिपे आतंकियों पर प्रचंड प्रहार किया। इस एक्शन से बौखलाए आतंकी रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब इस ऑपरेशन में शामिल जवानों ने भी दिया। सुबह सुबह जब मुठभेड़ फिर शुरू हुई तो गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा।
खबर है कि इस ऑपरेशन में आतंकियों के कुछ ठिकानों को नष्ट करने के बाद सुरक्षा बल के जवान जंगल के और अंदर तक दाखिल होने में सफल रहे। आतंकियों को जंगल के भीतर ही गिराया गया है। ओवर ग्राउंड वर्कर इनके पकड़े गए थे, उनसे जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर ही अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। एक दिन पहले ही इस जंगल के आसपास बसे लोगों को अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई थी, जिसके अगले ही दिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि आतंकियों तक किसी तरह की कोई मदद न पहुंच सके। मध्य प्रदेश के मंडला से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां के रिहायशी इलाके में भालू के घुसने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि उस भालू को इलाके में घुसे 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अब तक उस भालू को पकड़ा नहीं जा सका। ऐसे में वहां रहने वाले लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और भालू को वहां से भगाने का काम शुरू किया गया। जब लोगों को वो भालू नजर आया, उन्होंने उस पर ईंट पत्थर से हमला किया, जिससे वो घबरा गया और इधर उधर भागने लगा। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी वो उस इलाके से एक भालू को पकड़कर जंगल पहुंचा चुके हैं। हम लोग अपने सुरक्षा श्रमिकों के साथ पहुंचे, भालू आने का सबूत मिला। इस अफरा तफरी से पहले वो भालू एक पेड़ की टहनियों पर काफी ऊंचाई पर बैठा दिखा। बताया गया कि वो कई घंटे वहीं बैठा रहा और जब नहीं उतरा तो लोग उसे भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। आगरा में पुलिस हिरासत में हुई सफाई कर्मी की मौत के आरोपों पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगरा पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इंसाफ की लड़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इससे पहले काफी देर तक चले हंगामे के बाद यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को आगरा जाने की मंजूरी दी थी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है। जो उन्होंने कहा 4 दिनों के लिए प्रियंका जी उनके परिवार के सदस्यों को खाने में रखा, से पीटा। उसके बाद जब अरुण को उठाकर ले गए, उनकी बीवी के सामने उनको इस तरह से पीटा गया, तो ये किस तरह का देश बना रहे हैं। यूपी के आगरा में एक दलित युवक की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि पुलिस ने चोरी के आरोप में अरुण नाम के युवक को हिरासत में लिया था, लेकिन इल्जाम है कि पुलिस की पिटाई से उसकी हिरासत में ही मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद कांग्रेस नेता राघवेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। लेकिन उन्हें वाल्मीकि समुदाय के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दलित युवक की मौत से आग बबूला कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता के समर्थकों को ही घेर लिया और उन पर घूंसों की बरसात कर दी। इस मारपीट के दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, मगर किसी ने भी झगड़े को शांत कराने की कोशिश नहीं की। इस मारपीट की जो तस्वीर सामने आई, उसमें कुछ लोग कांग्रेस नेता राघवेंद्र सिंह को भी घेर कर उनसे धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। मारपीट और हंगामे की वजह से वहां कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पास के थाने से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत करवाया, जिसके बाद दलित युवक का पोस्टमार्टम हो पाया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। बताया गया कि 17 अक्टूबर को आगरा के जगदीशपुर थाने के मालखाने में 25 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसके आरोप में पुलिस ने सफाई कर्मी अरुण को हिरासत में लिया था। घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से अरुण की हिरासत में मौत हुई और मामले को दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो फौरन पीड़ित परिवार की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और एक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सफाई कर्मी की नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। डीएसपी ईस्ट के माध्यम से इंक्वायरी कमेटी भी सेट कर दिया, पूरा घटनाक्रम का क्या है और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, बाकी उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन इस घटना पर राज्य का सियासी पारा भी गरमाने में देर नहीं लगी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने आगरा निकल पड़ी। पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस के इस कदम का प्रियंका ने विरोध किया और पीड़ित परिवार से मिलने की मांग की। जहाँ भी मैं जाना चाहती हूँ वहाँ से रोक रहे हैं, तो क्या मैं रेस्ट हाउस में बैठी रहूँ? पुलिस वालों ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका अपनी मांग से पीछे नहीं हटी, जिसके बाद प्रियंका और उनके साथ जा रहे दूसरे नेताओं को फौरन हिरासत में ले लिया गया, जिसका इन लोगों ने विरोध किया। इस विरोध की वजह से कांग्रेस नेता और पुलिस वालों के बीच सड़क पर ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। हिरासत में लेने के बाद प्रियंका समेत दूसरे नेताओं को लखनऊ के पुलिस लाइंस में कुछ देर के लिए रखा गया और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।
मगर हिरासत में लिए जाने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हालांकि बाद में उन्हें 4 नेताओं समेत आगरा जाने की इजाजत दे दी गई। पुलिस का ये तर्क है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस का ये तर्क है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू, उनका ये तर्क है कि लखीमपुर खीरी गई, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ा, उन्नाव गई, नहीं बिगड़ा, तो यहाँ कैसे बिगड़ जाएगा। प्रियंका के इस हमले का जवाब खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। वहीं इस मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर दलित युवक की मौत पर दुख जताया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद में 2 परिवार आपस में भिड़ गए। बताया गया कि दोनों परिवारों के बीच जमीन के सीमांकन के मुद्दे पर बात बिगड़ती चली गई और नौबत यह आ गई कि उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। दोनों ही परिवारों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि सामने महिला है या पुरुष। वो लोग तो जैसे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दिखे। वो न गाली गलौज करने से चूके और न ही एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की से। बीच सड़क पर काफी देर तक यूं ही हंगामा चलता रहा, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों परिवारों के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। शांति बनाए रखें, इसके लिए कार्रवाई चल रही है। जब काफी देर तक ये लोग इसी तरह एक दूसरे से उलझे रहे तो इलाके के कुछ दूसरे लोग सामने आए और बीच बचाव की कोशिश की। उन्हीं लोगों ने दोनों परिवारों को शांत करवाया। लखीमपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस मामले में अब तक सिर्फ 4 गवाहों के बयान अदालत के सामने दर्ज करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और यूपी पुलिस से पूछा कि जब लखीमपुर केस में 44 लोगों को गवाह बनाया गया है तो अब तक सिर्फ 4 लोगों के ही बयान क्यों दर्ज हुए। कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी भी की कि ऐसा लग रहा है जैसे यूपी पुलिस इस मामले को घसीट रही है। यूपी पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि दशहरे की छुट्टियों को गवाहों के बयान दर्ज करवाने में देरी हुई। इस पर कोर्ट ने कहा कि दशहरे के दिन क्रिमिनल कोर्ट की छुट्टी नहीं होती है। इसके बाद यूपी पुलिस ने घटना के रिक्रिएशन को भी देरी की एक वजह बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस दलील से भी संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट की सख्ती पर यूपी पुलिस ने। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे और बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे, जिसके लिए कल देर रात अमित शाह देहरादून पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने अमित शाह का अगवानी की। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद अमित शाह देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से हुए अलग अलग हादसों में उत्तराखंड में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी और बड़े पैमाने पर संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में 3 दिन तक हुई जोरदार बारिश के बाद सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें नैनीताल से सामने आई। बारिश थमने के बाद भी नैनीताल को आसपास के शहरों से जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कें बंद हैं और जगह जगह लोग फंसे हुए हैं, जिनकी मदद के लिए एजेंसियां पसीने बहा रही हैं। ऐसी ही एक सड़क पर कई घंटों से फंसे लोगों को निकालने का काम एनडीआरएफ के जवानों ने किया। मलबे के ढेर में बदल चुकी सड़क के पार जमे लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने रास्ता पार कराया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। राज्य में बादलों के ऐसे ब्रेक फेल हुए कि पहाड़ कांप उठे। जगह जगह पहाड़ों से गिरे पत्थरों और रेत के ढेर की वजह से रास्ते बंद हैं। नैनीताल से चारों तरफ आने जाने वाले मार्ग बंद हैं। ये देख सकते हैं कि जो खुरपाताल या कालाढूंगी मार्ग है वो इस तरह से बंद है और पूरा जो लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर हुआ है। इसीलिए बंद रास्तों को खोलना फिलहाल सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। बड़ी बड़ी मशीनें काम पर लगी हैं ताकि पहाड़ों से गिरे भारी भरकम पत्थरों को काट कर हटाया जा सके। कुदरत की मार इस बार ऐसी पड़ी कि भारी भरकम पेड़, बड़े बड़े पहाड़, सब कुछ धराशायी होकर गिर पड़े। और दूसरी तरफ नदियां खतरे का सबब बन गई। रामनगर जिले से होकर गुजरने वाली कोसी नदी ने कई गांवों में तबाही मचा दी। आमतौर पर रामनगर में कोसी नदी में पानी कम ही रहता है, लेकिन इस बार तो कोसी नदी जैसे अपने वजूद का एहसास कराने पर तुल गई। चुकुम नाम के गांव पर पूरी तरह नदी की लहरों का कब्जा हो गया। दूर दूर तक खेत और मैदान पानी से लबालब दिखने लगे। जान बचाने के लिए गांव के कई परिवार अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए, जिन्हें निकालने के लिए एजेंसियों को एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर वो खटीमा के कुछ गांवों का हाल देखने पहुंच गए। गांव में पानी इतना भरा दिखा कि गाड़ियों का पहुंच पाना मुमकिन नहीं था। रास्ते में एक कच्चे घर में कुछ लोग दिखे तो मुख्यमंत्री पानी में उतरकर ही लोगों से मिलने घर के अंदर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने माना कि इस बार की बारिश ने राज्य को झकझोर कर रख दिया है।
गांव के गांव जो है उससे प्रभावित हुए हैं, पुल टूट गए हैं, खेतों को किसानों को भी बहुत बड़ी हानि हुई है। लेकिन राहत की बात यह रही कि मौसम विभाग ने अब बारिश का दौर थमने का संकेत दिया है। इसीलिए चार धाम की यात्रा को भी फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। इससे पहले जोरदार बारिश का अलर्ट मिलते ही यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन अब यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है और जोशीमठ तक यात्रियों की आवाजाही भी होने लगी है। हालांकि कुछ जगहों पर पहाड़ों के खिसकने की घटनाओं की वजह से रास्ते बंद हैं, जिनमें एक बद्रीनाथ हाईवे भी है। बद्रीनाथ हाईवे खुलते ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। इस बीच सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं में बारिश ने इस बार 124 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां 24 घंटे में ही 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। बीते 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ। ऐसे जिलों में चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर का नाम शामिल है। गोवा की राजधानी पणजी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये लोग राज्य सरकार के कई फैसलों पर आपत्ति जताने के लिए सड़क पर उतरे, जिन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। जब कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। फिर भी उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा और नारेबाजी करने लगे। हाथों में मशाल लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य की प्रमोद सावंत सरकार के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसका कोरोना की रोकथाम के लिए रवैया ढीला है। ये जो कुछ हो रहा है ये बंद करना चाहिए। अथॉरिटी जो है उनको अगर पूछा, ये पूरा हाथ ऊपर कर दिया। इस हंगामे से पहले प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। इस दौरान उनके हाथों में अलग अलग मुद्दों से जुड़ी तख्तियां दिखी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से 400 आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। खबर यह भी है कि पीओके में 9 बड़े आतंकी कैंप चल रहे हैं, जिनमें इन आतंकवादियों को आतंक फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन आतंकी कैंप में आतंकी संगठन अल बदर और लश्कर तैयबा के आतंकी है। यह भी खबर है कि इन आतंकवादियों को दिवाली से पहले बड़ी जगहों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं 400 आतंकी। पाकिस्तान की आतंकी साजिश एक बार फिर से बेनकाब हुई है। फिराक में है लश्कर के आतंकी और देखिए पीओके में आतंकवादियों के 9 बड़े कैंप हैं। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए सीमा पार से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि आतंकियों को किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करवा के भारत में दाखिल किया जाए। और इस समय जो जानकारी मिल रही है कि सीमा पार पीओके में लगभग 400 के करीब आतंकी जो हैं वो मुठभेड़ के लिए, घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। और इस समय अगर बात करें तो लगभग 9 बड़े टेरर कैंप जो बिल्कुल सीमा से सटे हुए हैं, एलओसी से सटे हुए हैं, उन इलाकों में आतंकियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग, जंगल वारफेयर ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वो दी जा रही है। और इन आतंकियों को किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करवानी है भारत में। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाक सेना पूरी तरह से सहयोग कर रही है उनको, ताकि जम्मू कश्मीर में दिवाली से पहले आतंकियों की घुसपैठ करवाकर बड़े पैमाने पर हमले करवाए जा सके। बिल्कुल पवन, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि आतंकवादियों की रणनीति में बदलाव हुआ है। आम लोगों को निशाना बनाया गया और अब ये तस्वीरें, ये हमला करने की प्लानिंग, ये सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए रात को भी किश्तवाड़ में एक आतंकी को पकड़ा गया था, जिससे एक ग्रेनेड बरामद हुआ है। वो टारगेट किलिंग के लिए भेजा गया था। सीमा पार से उनके हैंडलर उनको पूरा गाइड कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पर किसकी हत्या करनी है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग का एक नया तरीका अपनाया है। पिछले कश्मीर में अगर हम बात करें तो पिछले 15-20 दिन में कई लोगों की जान चली गई है और नए लड़के इसमें भर्ती किए गए हैं, जो TRF का नाम दे रहे हैं, या फिर यूनाइटेड पॉपुलर फ्रंट जो है उसका नाम दे रहे हैं। तो इस तरीके से आतंकियों के संगठनों के जो बड़े संगठन थे, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उन्होंने अपने छोटे फ्रंटियल संगठन आगे कर दिए हैं, जिसमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, TRF या फिर जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स, इनमें नए लड़कों की भर्ती करके ये एक नया तरीका आतंकियों की ओर से अपनाया जा रहा है। बिल्कुल पवन, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पीओके में आतंकवादियों की तस्वीर सामने आई है। कई ऐसे कैंप है और 400 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। दिवाली से पहले देश को दहलाने की साजिश पाकिस्तान रच रहा है।